Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर्स को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा तो नहीं है, बट इसके पिछले लेक्चर्स में हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के लिए जब कंपनी करे तो कौन से कायदे कानून और कौन से डिपार्टमेंट्स के, वेदर वो कंपनीज एक्ट हो, वेदर वो सेबी के कायदे कानून हो, या वेदर वो आरबीआई के कायदे कानून हो। अच्छा, अब पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके तहत कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर आपने वो मिस आउट कर लिया है तो पिछला लेक्चर देख लेना। आज हम दो चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जब इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है तो कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स 2014 का जो रूल बनाया गया था उसके नीचे क्या क्या दिया गया है, जैसे टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज एंड क्रिएशन ऑफ डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एज वेल एज जब सेबी ने अपनी तरफ से कुछ रेगुलेशंस बनाए, उसमें एक था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेकेंड रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडरराइटिंग एंड क्रेडिट रेटिंग। इन चीज़ों पे चर्चा अभी ही हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली बात, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014, ये रूल 18 करके कहा जाता है, ध्यान रखना। रूल 18 के नीचे या रूल 18 के अंदर जब डिबेंचर्स सिक्योर्ड बेचे जाते हैं तो कौन से कायदे कानून फॉलो करते हैं। 4, पहला टेन्योर ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक तरीके का कर्जा होता है। जब एक कंपनी डिबेंचर्स के द्वारा पैसा लेती है तो क्या हमेशा के लिए लेती है? बिल्कुल नहीं जी, 10 सालों में वो कंपनी को वो पैसा लौटा देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 सालों में कोई भी नॉर्मल कंपनी को वो पैसा लौटा देना है। यस, ये बात अलग है, कुछ कंपनीज को ये 30 सालों तक का मौका मिल जाता है पैसा लौटाने के लिए, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। ऐसी कंपनी जो रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, वाटरपोर्ट्स, मतलब ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन करती है, उनको पैसा और समय काफ़ी लग जाता है। तो ऐसे कंपनीज को ये इजाज़त है कि वो 30 सालों तक जा सकते हैं। या ऐसे कंपनी जिन लोगों को खास करके परमिशन मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या आरबीआई से, कि आपको स्पेशल परमिशन दी गई है, आप जो डिबेंचर्स लिए हो उसका पैसा आप चाहो तो 30 सालों तक लौटा सकते हो। टेन्योर ये फॉलो करना है। उसके बाद में क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है कि एसेट्स की बिक्री के ऊपर का जो कंट्रोल होता है वो डिबेंचर होल्डर्स को दे देना है। क्यों? क्योंकि
जब एक कंपनी ये लोन का पैसा लेती है डिबेंचर्स से, लोन का पैसा डिबेंचर होल्डर्स से लेती है, तो डिबेंचर होल्डर्स को किसी ना किसी तरीके का कॉन्फिडेंस आपको जरूर देना पड़ेगा कि आप घबराना मत सर, आपके पैसे आपको पूरी तरीके से लौटाए जाएंगे। अगर हम नहीं लौटा पाए, हम कंपनी है, हम नहीं लौटा पाए, तो हमारे एसेट्स के ऊपर का चार्ज कंट्रोल हमने आपको दिया है। आप हमारे एसेट्स को बेच दो, हमारे सब्सिडियरी कंपनी के एसेट्स को बेच दो और अपना पूरा पैसा और अपना पूरा इंटरेस्ट का वसूली आप डेफिनेटली कर लीजिए। कहा गया है द वैल्यू ऑफ चार्ज शुड बी एडिक्वेट टू कवर द एंटायर वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन इट। यस, अगर मैंने 100 रुपीज का कर्जा लिया है, बदले में कोई चीज में गिरवी रखता हूं, तो वो 150 का होना चाहिए, वो 120 का होना चाहिए, तो ही तो 100 रुपीज को कवर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ, इंपॉर्टेंट, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी हो और उस गवर्नमेंट कंपनी जिसने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स किया है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में या स्टेट गवर्नमेंट उसके प्रांत में जो बैकिंग है, तो ऐसे कंपनी को अपने एसेट्स के ऊपर कोई भी तरीके का चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा मुद्दा है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज। आपको क्या समझना है, एक तरफ होती है कंपनी, एक तरफ होते हैं डिबेंचर होल्डर्स, और इनके बीच में कोई लव स्टोरी कभी बनती नहीं है। मतलब इनके बीच में प्योरली शुद्ध तरीके से एक बिजनेस डील होती है, जहां पर डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर्स खरीद कर पैसा कंपनी को देते हैं। बट ये पैसों का इस्तेमाल सही होगा, सही डायरेक्शन में किया जाएगा, सही प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी, इस पर विश्वास कैसे करने वाले हैं, तो डिबेंचर होल्डर्स के रिश्ते में जो कंपनी होती है वो डिबेंचर ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट करती है, खास करके जब सिक्योर्ड डिबेंचर्स बेचे जाते हैं। तो ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज है इनके साथ में एक डील बनाई जाती है जिसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहा जाता है, और उसके अंदर सारे कायदे कानून जो कंपनी और उस डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में होने चाहिए लिखे जाते हैं कि डिबेंचर ट्रस्टीज का इस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर कितना कंट्रोल होगा, कौन से एरियाज पे कंट्रोल होगा, कहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं, कहाँ से पे सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। ये डिबेंचर ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसे प्रोस्पेक्टस के इशू करने के पहले या अगर डिबेंचर्स को इशू किया गया है उसके 60 डेज के अंदर करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। चौथा मुद्दा, क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसको मैं DRR कह सकता हूँ। सीधी सी बात है, क्या अगर आपके घर पे मम्मी पापा कमाते हैं, बराबर, वो काफ़ी काम पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं और हर महीना उनको किसी ना किसी तरीके का वेतन या पगार मिलता है। आपके घर में ये हो सकता है 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, हो सकता है उसके ज़्यादा। कोई कब फ्यूचर में, भविष्य में बीमार हो जाए किसी को पता नहीं है, और अगर अस्पताल में दाखिल करना पड़े, 10-15 दिनों का वो एडमिशन प्रोसेस चला जाए तो पैसा काफ़ी खर्चा होगा, लाखों में हो सकता है। तभी के तभी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इतने पैसों का क्या करना, अरेंजमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपके मम्मी पापा अगर थोड़ा कॉमन सेंस है, क्या करेंगे, हर महीने अपने कमाई का 5 या 10% अलग से रख लेंगे। मेडिकल रिजर्व, मेडिकल एक्सपेंस रिजर्व, मतलब अगर घर के अंदर कोई बीमार होता है तो उस मेडिकल एक्सपेंस रिजर्व के अंदर कुछ पैसा जमा है, ताकि जब हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़े, किसी भी तरीके का प्रोसीजर करना पड़े, पैसों के बारे में या पैसों के मेजर हिस्से के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से जब कंपनी को पता है कि डिबेंचर्स का पैसा लौटाना है तो रूल बनाया गया है कि उनको DRR क्रिएट करना है, एक रिजर्व बनाने का है जिसके अंदर पैसे उनको जमा करके रखने हैं, ताकि जब डिबेंचर्स का पैसा लौटाए वो पैसा जो उन्होंने जमा करके रखा है अलग से वो इस्तेमाल हो सके। 2 मुद्दे इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कंपनी हैज़ टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। मतलब अगर 10 करोड़ रुपया साल के आखिर में आउटस्टैंडिंग है, डिबेंचर्स को पैसा देना है, तो उसका 25% DRR में मौजूद होना चाहिए। 2 करोड़ 50 लाख मौजूद होना चाहिए। कंपनी ने अपने मुनाफे से वो पैसा अलग से रख दिया है। उसके अलावा कंपनी हैज़ टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर। साल की शुरुआत होती है 1 अप्रैल, 30 दिनों में 30th अप्रैल तक। अगर कंपनी को पता है आने वाले 31 मार्च को मुझको पैसे 11 महीने बाद, 30th अप्रैल के 11 महीने बाद मुझे
1 करोड़ का डिबेंचर्स लौटाना है, 10 करोड़ का डिबेंचर्स लौटाना है, 20 करोड़ का डिबेंचर्स लौटाना है, उसका 25% फेस वैल्यू कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्योंकि जब कंपनी वो पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो पैसे का एक इस्तेमाल हो चुका है, वो पैसा अवेलेबल नहीं है उड़ाया जाने के लिए। क्योंकि अगर कंपनी के पास में पैसा ऐसे ही अवेलेबल रहेगा तो हो सकता है उसका गलत इस्तेमाल हो, और अगर वो पैसा छूट जाए तो फिर डिबेंचर होल्डर्स का जब पैसा दिया जाता है तब अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। डीआरआर का क्रिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें उसके बारे में, अगर जो पैसा लौटाना है उस साल के आखिर में 31 मार्च को, उसका 25% डीआरआर में मौजूद होना चाहिए। कंपनी को अपने मुनाफे से वो ट्रांसफर करके रख देना है। और 15% का इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। 30 अप्रैल को 11 महीने बाद जब 31 मार्च आएगा, 30 एक महीने के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करके कंपनी को रख देना है। अच्छा, ये तो हुए जो शेयर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थे उसके हिसाब से उसके कानून। अभी है सेबी के कानून। इन्होंने चार गाइडलाइंस बना के रखे हैं। पहला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इनका ऐसा कहना है कि अगर शेयर्स आप बेच रहे हो या डिबेंचर्स अगर आप बेच रहे हो, 75% पब्लिक को या जिनको भी आप बेच रहे हो उनको ये डिबेंचर्स ले लेने हैं, खरीदारी कर लेनी है, जिसको बेस इशू साइज कहा जाता है 100 करोड़ का। अच्छा, अगर इतनी बिक्री ना हो, मतलब इशू अनसक्सेसफुली 70% तक पहुंच जाए, 60% तक पहुंच जाए, तो सेबी का ऐसा कहना है कि आप मिनिमम लेवल तक नहीं पहुंचे। जितना पैसा जमा हुआ है सारा आपको लौटाना पड़ेगा आने वाले 12 दिनों में, क्योंकि ये जो इशू थी वो सक्सेस नहीं हुआ है। तो आई रिपीट, 75% का सब्सक्रिप्शन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो आने वाले 12 दिनों में जितना पैसा कंपनी ने इशू ऑफ डिबेंचर्स करके जमा किया है पूरा उनको लौटा देना है। दूसरा, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। वेल, जब सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा हो और बहुत लोगों ने अप्लाई करके रखा हो तो जो एक्स्ट्रा पैसा, एक्सेस मनी ओवर सब्सक्रिप्शन का कंपनी के पास आया है वो अपनी जेब में रख सकती है और उसका इस्तेमाल वो कर सकती है। अंडरराइटिंग जी, पहला रिक्वायरमेंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना हो, पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा। तो कहा गया है कि कंपनी में एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग अग्रीमेंट अंडरराइटर्स के साथ में। अंडरराइटर्स वो बंदे होते हैं, वो फर्म्स होते हैं, वो दुकान होते हैं जो ये कंफर्म करते हैं, कंपनी आप टेंशन मत लो, आपके डिबेंचर्स की बिक्री हम कराएंगे, अगर हम नहीं कर सके हम खुद उसको खरीद लेंगे। तो वो एक सेफ्टी देते हैं कंपनी को, कंपनी के सिर के ऊपर का टेंशन निकाल कर। क्रेडिट रेटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अमेजोन पे जाइए, आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, रेटिंग बहुत मायने रखता है। आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल करें, वो 2-3 दिनों के बाद में, 2-3 यूजेस के बाद में आपको जरूर पूछेगी, सर हमें रेट कर दीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे, iOS प्लेटफॉर्म पे हमको रेट कर दीजिए, क्योंकि आपके रेटिंग के हिसाब से हमारे कस्टमर्स आगे जाके बढ़ेंगे। आपका रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसी तरीके से ये कंपनी का भी रेटिंग रहता है, बराबर। तो सॉरी अबाउट दैट। सेबी का कहना है जब भी आप ये प्रोस्पेक्टस बेचो, उस प्रोस्पेक्टस में आपके इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का रेटिंग आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ले लो। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऐसे एजेंसीज रहते हैं जो, अगर आप हमारे इंडिया के अंदर केयर, क्रिजेल, केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रिजेल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो फर्म्स है ये अपने कैलकुलेशंस के द्वारा कोई ना कोई रेटिंग, वेरी गुड, मॉडरेट या वेरी बैड, किसको देते हैं? इन कंपनीज के पास्ट परफॉर्मेंस को देते हैं कि जब इन्होंने पैसा लिया था, सही समय पर पैसा लौटाया, इंटरेस्ट के साथ लौटाया, अगर डिले किया तो क्या था। तो ये रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये रेटिंग का उस प्रोस्पेक्टस में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा ऊपर ध्यान दो तो आपको क्या नज़र आएगा? अलग अलग टाइप की रेटिंग्स, जैसे हाईएस्ट सेफ्टी, हाई सेफ्टी, एडिक्वेटली सेफ, वेरी हाई रिस्क। तो ये जो रेटिंग एजेंसीज है, इन्होंने अपने स्टडी के द्वारा, अपने एनालिसिस के द्वारा अलग अलग कंपनीज को रेट किया है, अलग अलग कंपनीज के इश्यूज को रेट किया है कि कितने सेफ है इसमें पैसा डालना और कितना अनसेफ है। तो
सेबी का ऐसा कहना है कि जब भी आप इशू करते हो प्रोस्पेक्टस को तो उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो रेटिंग एजेंसीज होते हैं उनका रेटिंग डालना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सामने वाला इन्वेस्टर है वो कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड हो अबाउट द पास्ट रेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो ये तो हुए दो चीज़ें या दो ऐसे कायदे कानून, जो एक था कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014 और उसके बाद जो सेबी ने इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में रूल बनाए हैं। आने वाले लेक्चर्स में इसी चर्चा को हम थोड़ी और करेंगे और इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करके ये चैप्टर को हम जल्द ही एंड कर लेंगे। तब तक के लिए अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पुराने हो तो आप जो वीडियोस हमारे हैं वो दूसरों के साथ में शेयर साझा ज़रूर करें। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है हमसे, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।